आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होती हैं या फूड आइटम्स होती हैं, इसमें कौन से केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स होती हैं, इनसे क्या दिक्कतें आती हैं और इन चीज़ों को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं या फिर इसके लिए क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। मस्त व्यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और बढ़िया से दिन में आप सभी का स्वागत है। 1960 से पहले हमारी जो फार्मिंग होती थी वो सब ऑर्गेनिक ही होती थी, यानी कि उसमें हमारा जो रेगुलर मैन्योर है तो उसको यूज़ किया जाता था। 1960s के बाद जो है हमारी पॉपुलेशन जो है काफ़ी बढ़ गई थी और ये जो हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो सस्टेनेबल नहीं थी, तो उसके वजह से काफ़ी सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस किए गए मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग मेथड्स में, जिससे कि हमारी जो यील्ड की टाइमिंग है वो जल्दी हो जाए या फिर उसकी जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी बेटर हो जाए। काफ़ी सारे वैरायटीज़ को जेनेटिकली मॉडिफाई भी किया गया, यानी कि हाइब्रिड जो वैरायटी बोलते हैं हम लोग, वाइल्ड वैरायटीज़ एंड हाइब्रिड वैरायटीज़, तो जिसका जो यील्ड है वो ज़्यादा बेटर हो और फार्मर्स को भी ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसका एक डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि इससे काफ़ी खतरनाक बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन इसका जो मॉरल ऑब्लिगेशन है वो डायरेक्ट फार्मर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है। जब हम और आप जैसे लोगों को ही अवेयरनेस कम है तो उनको अवेयरनेस होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम नहीं रख सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि लार्ज स्केल ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए आज सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि उसकी यील्ड कम होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और फूड कॉस्ट ऑलरेडी राइजिंग है, इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो इसमें मेजरली 3 तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। एक है राइपनिंग एजेंट्स, दूसरा है कोटिंग एजेंट्स और तीसरा है पेस्टिसाइड्स। राइपनिंग एजेंट्स यानी कि फ्रूट्स जो है उसको जल्दी मार्केट में लाने के लिए राइपनिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। मेजरली इसमें कार्बाइड्स का यूज़ किया जाता है। इसको ज़्यादातर बनाना और मैंगो में यूज़ करते हैं। जो कोटिंग एजेंट्स होती हैं उसको फ्रूट्स पे यूज़ किया जाता है ताकि फ्रूट्स 15 दिन या महीनों तक जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है और जब तक आपके टेबल पे आएगा तब तक उसकी जो चमक है, लुक है या फिर उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। आपने एप्पल पे वैक्स देखा होगा, तो मेजरली कोटिंग एजेंट्स में वैक्स को यूज़ किया जाता है और दूसरा उसके साथ में जो यूज़ किया जाता है वो है EPA। ये जो EPA है ये काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि ये नाइट्रोसमाइड्स जनरेट करता है जो एक कार्सिनोजन है, यानी कि कैंसर का कारण है। तो तीसरे टाइप ऑफ जो केमिकल्स हैं वो है पेस्टिसाइड्स। अब ये बहुत सारे हैं और इनके जो खतरनाक नाम है जैसे क्लोरपाइरिफॉस, पिक्रिन्स, इनसे होने वाली बीमारियां भी इतनी ही खतरनाक हैं। मेनली पेस्टिसाइड्स को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट्स पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका धनिया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, और ग्रेप्स पे तो अनगिनत 15 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स को ग्रेप्स पे, अकेले ग्रेप्स पे यूज़ किया जाता है। वैसे तो पेस्टिसाइड्स को हर वेजिटेबल पे यूज़ किया जाता है, लेकिन जितनी डेलिकेट वेजिटेबल होगी उतनी ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स लगेंगे। अब इनसे होने वाली जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है और बीमारियों के बारे में बात करते हैं। मेजरली ये सारे जो हैं मैक्सिमम कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि इन्हें कैंसर से लिंक किया गया है और काफ़ी सारे डेवलपमेंट एनोमलीज, यानी कि बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंटल एनोमलीज और कंजेनिटल एनोमलीज से लिंक किया गया है। ज़्यादातर केमिकल्स जो है न्यूरोटॉक्सिन से, यानी नर्वस सिस्टम, हमारी जो ब्रेन और नर्व्स हैं उस पर काफ़ी इफेक्ट करते हैं और कई सारी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ को इससे लिंक किया गया है। तो ये हो गई प्रॉब्लम। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन है अवेयरनेस जो अभी चल रही है। दूसरा जो सोल्यूशन है, इसका बेस्ट जो ऑप्शन है, आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को आप सोर्स कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूशन सबके लिए नहीं हो सकती। दूसरा और बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप अपना खुद का ऑर्गेनिक गार्डन बनाओ। मैंने इस सॉल्यूशन पे काफ़ी काम किया है और मेरा एक बार ऑलरेडी ऑर्गेनिक गार्डन फेल हो चुका है, क्योंकि मैंने जो सैपलिंग सोर्स किए थे वो मुझे जो मिले थे वो कमर्शियल यूज़ वाले थे। कमर्शियल सैपलिंग्स वो होती हैं जो फार्मर्स खेतों में यूज़ करते हैं, उनकी लाइफ 3 to 6 मंथ्स होती है, उसके बाद में उसका कोई यूज़ नहीं होता, ना ही कोई यील्ड होती है। आपको चाहिए वाइल्ड वैरायटी सैपलिंग्स चाहिए जो हाइब्रिड ना हो,
तो उसके ऊपर काम चल रहा है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जैसे पुदीना है या कोरिएंडर है, इसको इजीली आप एक ट्रे में या पॉट में आप ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आगे भी हम लोग बातें करेंगे, उसके प्रोग्रेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है प्रॉपर क्लीनिंग। अगर आप बाहर से कोई वेजिटेबल या फ्रूट को लाते हो तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग आप करोगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये जो केमिकल्स हैं उसको आप इरेडिकेट कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज़ करना है एक टब, उसके अंदर आपको डालना है पानी 3 से 4 लीटर या जितना भी आपका क्वांटिटी है उसका। तो 20% आपको वाइट विनेगर डालना है उसके अंदर। वाइट विनेगर हर जगह अवेलेबल होता है, आप पूछ लीजिए आपके लोकल शॉप्स में, तो वाइट विनेगर आपको मिल जाएगा। तो 20% का मतलब है कि 1 कप वाइट विनेगर आप डालोगे तो 4 कप आपको पानी डालना है। तो इस प्रोपोर्शन में आप उसको सॉल्यूशन बना लीजिए और उसके अंदर आपके सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को है 20 मिनट्स के लिए, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स के लिए आप उसको सोक कर दीजिए। उसके सरफेस पे जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे और उसको बाद में आपको पानी से रिंस करना है अच्छे से और उसको अच्छे से ड्राई पोंछ के आपको यूज़ करना है। अगर आप ड्राई ग्रेन्स यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स उसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि उसमें कीड़े ना हो, तो ड्राई ग्रेन्स बहुत अच्छे हैं आपके कंजम्पशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा केमिकल्स होते नहीं हैं। ड्राई ग्रेन्स को आपको अच्छे से वॉश करना है, यानी 2 या 3 बार आप उसको अच्छे से वॉश करना है। अगर भिगो के बनाने वाली अगर ड्राई ग्रेन्स हैं तो आपने जो भिगोया है उस पानी को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा फूड आइटम जो आप बॉईल करते हो और उसके बाद में उसको अगर कुक करते हो तो बॉईल किया हुआ जो पानी है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एक ओवरव्यू था मेरे जनरल टिप्स मैं जो यूज़ करता हूँ, उसमें जितनी हो सकती है मेरी गार्डन में या प्लॉट्स में मैं थोड़े प्लांट्स वगैरह ग्रो करता हूँ। और जो मैं बाहर से लाता हूँ उसको फ्रिज का जो नीचे एक वेजिटेबल का ट्रे होता है उसके अंदर पानी डाल के, उसके अंदर वाइट विनेगर डाल के मैं सोक करके रखता हूँ, उसके बाद में पानी निकाल देता हूँ। ये जो सॉल्यूशन है उसको 1 से 2 दिन तक आप यूज़ कर सकते हो। एज अ थंब रूल हमारे घर पे ग्रेप्स, कैबेज और कॉलीफ्लावर बिल्कुल आते नहीं हैं। मैंगो और बनाना भी वाइट विनेगर के सॉल्यूशन में सोक करना है और वैसे भी उसके छिलके निकाल के हम लोग खा रहे हैं। एक और टिप यह है कि आप जितना हो सके वाइल्ड फ्रूट्स को कंज्यूम कीजिए, लोकल फूड्स को कंज्यूम कीजिए जो आपके एरिया में फेमस है। क्योंकि आप अगर इंपोर्टेड फूड्स को कंज्यूम करेंगे या फिर फॉरेन फूड्स को कंज्यूम करेंगे तो वहाँ से यहाँ पहुँचने तक ट्रांसपोर्टेशन टाइम वो ज़्यादा होता है, तो इसमें ज़्यादा केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। तो आपको लोकल फूड्स ज़्यादा प्रीफर करने चाहिए। अगर आप कभी ट्रिप्स पे गए हो तो आपको दिखाई देंगे छोटे बच्चे या औरतें जो होती हैं, लोकल औरतें जो होती हैं, रूरल औरतें, तो वो कुछ वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह बेचती होती है। हमेशा मैं वो खरीदता हूँ और कभी इसमें बार्गेनिंग नहीं करता हूँ। वो जो प्योर फॉर्म ऑफ फूड है वो आपको मिलना मुश्किल है। ऐसे ही कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो लोकल फार्मर से मैं खरीदता हूँ। काफ़ी लोग ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं तो उनसे मेरी जान पहचान हो गई है, तो वहाँ से मैं सोर्स करता हूँ। इस तरह से लोकल फार्मर को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक के बारे में आपके जो व्यूज़ हैं उसको कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल शाम 5 बजे। अलविदा।